क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास 12 एनसीईआरटी भारतीय इतिहास में मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में हमें पढ़ना है। ये पहला चैप्टर है और पहला जो चैप्टर है वो यात्रियों की नज़रिए से हमें इसमें देखना है। अलबरूनी के बारे में पढ़ना है, इब्न बतूता के बारे में पढ़ना है और जो है बर्नियर के बारे में पढ़ना है। ये 3 यात्री भारत आए थे। इन्होंने भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। हमें डिटेल में देखना है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि कौन से विदेशी यात्री ने कौन सा विवरण दिया है। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 12 एनसीईआरटी भाग 2 मध्यकालीन भारत का पहला चैप्टर है, यात्रियों के नजरिए। जो हमारे मध्यकालीन भारत में यात्री आए थे, चाहे वो अलबरूनी आया हो, इब्न बतूता आया हो या फिर बार्नियर आया हो, जितने भी यात्री आए थे उनके बारे में बताया गया। तो मध्यकाल में जितने भी विदेशी यात्री भारत आए हैं और उन्होंने समाज के बारे में क्या बताया है, उसको हमें बहुत डिटेल में देखने की जरूरत है। तो 10वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी तक के जितने भी यात्री आए हुए हैं हमें डिटेल में देखना है और उन्होंने हमारे देश के बारे में क्या क्या चीज़ें बताई हैं और कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, सब के बारे में यहाँ डिटेल में देखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो लिखा हुआ है कि महिलाओं और पुरुषों ने कार्य की तलाश में प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए व्यापारियों, सैनिकों, पुरोहितों और तीर्थयात्रियों के रूप में या फिर साहस की भावना से प्रेरित होकर यात्राएं की। वह जो किसी नए स्थान पर जाते अथवा बस जाते, निश्चित रूप से एक ऐसी दुनिया को सक्षम पाते जो भूदृश्य और या भौतिक परिवेश के संदर्भ में और साथ ही लोगों की प्रथाओं, भाषाओं, आस्था तथा व्यवहार में भिन्न होती हैं। इनमें से कुछ इन भिन्नताओं के अनुरूप ढल जाते हैं और अन्य जो कुछ हद तक विशिष्ट होते हैं उन्हें हम ध्यानपूर्वक अपने वृत्तांतों में लिख लेते हैं, जिनमें असामान्य और उल्लेखनीय बातों को अधिक महत्व दिया जाता है। दुर्भाग्य से हमारे पास महिलाओं द्वारा छोड़े गए वृत्तांत लगभग ना के बराबर हैं। हालांकि हम यह जानते हैं कि वह भी यात्राएं करती हैं। सुरक्षित मिले वृत्तांत अपनी विषय वस्तु के संदर्भ में अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो हमारे यहाँ यात्री आते थे उनके जो विवरण हैं वो अलग अलग होते थे। आगे लिखा है, जबकि अन्य धार्मिक विषयों या स्थापत्य के तत्वों, स्मारकों पर केंद्रित होते हैं। उदाहरण के लिए 15वीं शताब्दी में विजयनगर शहर, इसके बारे में हम लोग अध्याय जो है 7 में पढ़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है हेरात से आए एक राजनयिक अब्दुल रज्जाक समरकंदी से प्राप्त होता है। कई बार यात्री सुदूर क्षेत्रों मतलब बहुत दूर क्षेत्रों से नहीं आते थे। उदाहरण के लिए मुगल साम्राज्य में प्रशासनिक अधिकारी कभी कभी साम्राज्य के भीतर भी भ्रमण करते थे और अपनी टिप्पणियां दर्ज करते थे, मतलब देश के अंदर भी वो लोग यात्रा करते थे। इनमें से कुछ अपने ही देश की लोकप्रिय प्रथाओं और जनवार्ताओं और परंपराओं को समझना चाहते थे। इस अध्याय में हम यह देखेंगे कि उपमहाद्वीप में आए यात्रियों द्वारा दिए गए सामाजिक जीवन के जो है विवरणों के अध्ययन से किस प्रकार हम अपने अतीत के विषय में ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हम 3 व्यक्तियों के वृत्तांतों पर ध्यान देंगे। किसके बारे में हम पढ़ेंगे? अलबरूनी के बारे में, जो 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान आया था। ठीक है, इब्न बतूता के बारे में पढ़ेंगे, जो मोरक्को देश से आए थे 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। और फ्रांसीसी यात्री जो है फ्रांसवा वार्नियर 17वीं शताब्दी में आए थे। इनके बारे में हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे लिखा है, पूरी तरह से जो है भिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने के कारण ये लेखक दैनिक गतिविधियों तथा प्रथाओं के प्रति अधिक सावधान रहते थे। देशज लेखकों में, जब देश के जो अंदर के लेखक थे, लेखकों के लिए ये सभी विषय मतलब सामान थे जो वृत्तांतों में दर्ज करने योग्य नहीं थे। नजरिए के में सही भिन्नता की यात्रा वृत्तांतों को अधिक रोचक बनाती हैं। ये यात्री किसके लिए लिखते हैं, जैसा कि हम देखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग दृष्टांतों से अलग होता है। तो इसके बारे में हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अलबरूनी की, तथा उनकी पुस्तक का नाम है किताबुल ए हिंद। ठीक है, तो किताबुल ए हिंद कहो, इसी को हम कहते हैं
ताहकीक ए हिंद। तो अल-बरूनी की जो पुस्तक है उसका नाम है किताबुल ए हिंद या ताहकीक ए हिंद। तो इसके बारे में हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ख्वारिज्म से पंजाब तक। तो ख्वारिज्म कहाँ है? तो लिखा है अल-बरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज्म में सन 973 ईस्वी में हुआ था। ख्वारिज्म शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। कहाँ पर? तो ये उज्बेकिस्तान में। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। और अल-बरूनी ने उस समय उपलब्ध सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। वह कई भाषाओं का ज्ञाता था, जिनमें सीरियाई, फारसी, हिब्रू जो है यहूदियों की भाषा है, तथा संस्कृत शामिल है। तो याद रखना, संस्कृत को पढ़ने वाला, जो गीता को पढ़ने वाला पहला मुसलमान अगर कोई था तो अल-बरूनी था। हालांकि वह यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, मतलब वो यूनानी भाषा को नहीं जानता था। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि अल-बरूनी कौन सी भाषा को नहीं जानता था, ठीक है। पर फिर भी वह प्लेटो और अन्य यूनानी दार्शनिकों के कार्यों से पूरी तरह परिचित था, जिन्हें अपने अरबी अनुवादों के माध्यम से पढ़ा था। सन जो है 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म पर आक्रमण के पश्चात सुल्तान महमूद यहाँ के कई विद्वानों और कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले गया। तो जो महमूद गजनवी था उसने ख्वारिज्म पर आक्रमण किया और यहाँ के कई कवियों और विद्वानों को पकड़ के अपने देश कहाँ ले गया? गजनी। और गजनी कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है, ठीक है। अल-बरूनी भी उनमें से एक था। वह बंधक के रूप में गजनी आया था, पर धीरे धीरे उसे यह शहर पसंद आने लगा और 17 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक उसने अपना बाकी जीवन यहीं पर बिताया, गजनी में ही, ठीक है। तो भारत भी आया था। गजनी में ही अल-बरूनी की भारत के प्रति रुचि विकसित हुई। यह कोई असामान्य बात नहीं थी। 8वीं शताब्दी से ही संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा संबंधी कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा था। पंजाब के गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बन जाने के बाद स्थानीय लोगों से हुई संपर्कों ने अपनी विश्वास और समझ का वातावरण बनाने में मदद की। तो जो गजनवी साम्राज्य था वो पंजाब तक फैला था, तो उससे भारत के बारे में, लोगों के बारे में वहां जानने में मदद मिली। अल-बरूनी ने ब्राह्मण पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए और संस्कृत, धर्म और दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। तो संस्कृत का अध्ययन करने वाला यह पहला मुसलमान है, ठीक है, याद रखना। हालांकि उसका यात्रा कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है, फिर भी प्रतीत होता है कि उसने पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों की यात्रा की थी, ठीक है। आगे उसके लिखने के समय यात्रा वृत्तांत अरबी साहित्य का एक सामान्य हिस्सा बन चुके थे। ये वृत्तांत पश्चिम में सहारा रेगिस्तान से लेकर उत्तर में जो है बोल्गा नदी कहाँ पर है? रूस में है, तक फैले कई क्षेत्रों से संबंधित है। मतलब उसकी जो उसने लिखा, अपनी किताब में लिखा है, जो हमें विवरण मिलता है वो वहाँ कहाँ से? तो पश्चिमी सहारा से और बोल्गा नदी तक की जानकारी मिलती है, ठीक है। इसलिए हालांकि 1500 ईस्वी से पहले भारत में अल-बरूनी को कुछ ही लोगों ने पढ़ा होगा। भारत से बाहर कई अन्य लोग संभवतः ऐसा कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ अल-बरूनी के बारे में दिया गया है, उसको भी देख लेते हैं। तो लिखा है अल-बरूनी के उद्देश्य क्या थे? अल-बरूनी ने अपने कार्य का वर्णन इस प्रकार किया है: उन लोगों के लिए सहायक जो उनमें हिंदुओं धार्मिक विषयों पर चर्चा करना चाहते थे, और ऐसे लोगों के लिए एक सूचना का संग्रह जो उसके लिए संबद्ध होना चाहते थे, ठीक है, चाहते हैं। ग्रंथों का अनुवाद, विचारों का आदान प्रदान। तो कई भाषाओं में दक्षता हासिल करने के कारण अल-बरूनी भाषाओं की तुलना तथा ग्रंथों का अनुवाद करने में सक्षम रहा। उसने कई संस्कृत कृतियों, जिनमें पतंजलि का व्याकरण ग्रंथ भी शामिल है, का अरबी भाषा में अनुवाद किया था। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि पतंजलि का अरबी भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो किसने किया था? अल-बरूनी ने किया था। अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए उसने जो है न्यूकिल्ड, एक यूनानी गणितज्ञ के कार्यों का संस्कृत में अनुवाद किया था। तो जो हमारे देश के ब्राह्मण विद्वान थे उनके लिए एक गणित की जो पुस्तक थी यूनानी, उसका भी अनुवाद करके उन्हें दिया था, ठीक है। आगे लिखा है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद किसकी पुस्तक है? अल-बरूनी की है, और इस पुस्तक को ताहकीक ए हिंद भी कहा जाता है। ये बात याद रखना, इसे हम ताहकीक ए हिंद भी कहते हैं। तो लिखा है अरबी में लिखी गई। तो ये किस भाषा में लिखी गई है? अरबी में लिखी गई अल-बरूनी की कृत जो पुस्तक है
किताब उल हिंद की भाषा सरल और स्पष्ट है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, किसके बारे में, भारत के बारे में, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल, मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। तो इतने चीजों की जानकारी देने वाला किताब कौन है? किताब उल हिंद अल-बरूनी की। तो भारत के बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी उसने बताया है। सामान्यतः, हालांकि हमेशा नहीं, अल-बरूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया, जिसमें आरंभ में एक प्रश्न होता था, फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ एक तुलना। जितनी भी संस्कृतियां होती थी, कल्चर होते थे, वो तुलना करने के साथ खत्म होती थी। आज के कुछ विद्वानों का तर्क है कि इस लगभग ज्यामितीय संरचना, जो अपनी अस्पष्टता तथा पूर्वानुमेलन के लिए उल्लेखनीय है, का एक मुख्य कारण अल-बरूनी का गणित की ओर झुकाव था। तो अल-बरूनी को गणित का भी ज्ञान बहुत ज्यादा अच्छे से था। अल-बरूनी, जिसने लेखन में भी अरबी भाषा का प्रयोग किया था, ने संभवतः अपनी कृतियां उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी थी। वह संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषाओं के अरबी भाषा में अनुवादों और रूपांतरों से परिचित था। इनमें से दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधी कृतियां सभी शामिल थी, पर साथ ही इन ग्रंथों को लेखन सामग्री, शैली के विषय में उसका दृष्टिकोण आलोचनात्मक था और निश्चित रूप से वह उनमें से सुधार करना चाहता था। ठीक है, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी दिया गया है, भी देख लेते हैं। हिंदू, हिंदू क्या है? तो लिखा है, हिंदू शब्द लगभग 6वीं-5वीं जो है शताब्दी ईसा पूर्व में प्रयुक्त होने वाला एक प्राचीन फारसी शब्द। इसका प्रयोग सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र में होता था। जो सिंधु नदी थी, उसके पूर्व के क्षेत्र को हम क्या कहते थे? हिंदू कहते थे, से निकला था। अरबी लोगों ने इस फारसी शब्द को जारी रखा और इस क्षेत्र को अल हिंद तथा यहाँ के निवासियों को हिंदी कहा। कालांतर में तुर्कों ने सिंधु से पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू और उनके निवास क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा। तो तुर्कों ने हिंदू और हिंदुस्तान शब्द दिया। ठीक है, इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत पड़ती है, जिससे हमें उनके बारे में बहुत अच्छी जानकारी, हमें हर चीज के बारे में मिल सके। उनकी भाषा को हिंदवी का नाम दिया। इनमें से कोई भी शब्द लोगों की धार्मिक पहचान का घोतक नहीं था। इस शब्द का धार्मिक संदर्भ में प्रयोग बहुत बाद की बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक जो है, एक यहाँ पे चित्र दिया गया है। आप इस चित्र को देख सकते हैं कि जो है एक गुरु हैं, और गुरु का नाम क्या है? तो याद रखना, सोलोन। ठीक है, और वो जो है एथेंस के हैं और इन्होंने अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे हैं, कुछ बातें बता रहे हैं, उसी चीज को चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इब्न बतूता के बारे में। और इब्न बतूता मोरक्को देश का रहने वाला था। उस समय उसको मूर देश कहते थे, और मोरक्को देश आप इस मैप पे पहले देख सकते हैं। ये मोरक्को देश है, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर एटलस पर्वत है, ये भी याद रखना। ठीक है, और यहीं से ये आया था। और इसने पुस्तक जो लिखा उसका नाम है रहला, नाम है उसका। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था, और इस मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। और इसने जो है, इसको जो है चीन अपना दूत बना करके मोहम्मद बिन तुगलक भेजा भी था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इतिहास की बड़ी अच्छी जानकारी कौन देता है? तो इब्न बतूता देता है। इसकी पुस्तक का नाम है रहला। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो लिखा है, एक आरंभिक विश्व यात्री। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रहला कहा जाता है, तो याद रखना ये अरबी भाषा में लिखा गया। ठीक है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियां देता है। मोरक्को के इस यात्री का जन्म तेलियर के सबसे सम्मानित और शिक्षित परिवारों में से एक, जो इस्लामी कानून अथवा शरिया पर अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था, में हुआ था। तो जिस परिवार में हुआ था वो बहुत ही समृद्ध परिवार था, जहाँ पे ज्ञान जो है के मामले में बहुत ही विशेषज्ञ लोग थे। अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्यिक और शास्त्र रूढ़ जो है शिक्षा हासिल की। अपनी श्रेणी के अन्य सदस्यों के विपरीत इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। तो याद रखना, जो इब्न बतूता था, जहां जहां घूमने जाता था, जब उसको लिखता था तो उसी के आधार पर उसने अनुभव
प्राप्त किया था, मतलब व्यवहारिक ज्ञान उसे मिल गया। उसे यात्राएं करने का बहुत शौक था और वह नए नए देशों और लोगों के विषय में जानने के लिए दूर दूर के क्षेत्रों तक गया। 1332-33 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वह मक्का की तीर्थ यात्राएं और सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान और पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्रा कर चुका था। तो ये याद रखना कि ये भारत कब आया था, जो है 1333 में आया था। ठीक है, आगे लिखा है मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। तो किस मार्ग से आया था? स्थल मार्ग से। उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था और कला और साहित्य के एक दयाशील संरक्षक के रूप में उसकी ख्याति से आकर्षित हो बतूता ने मुल्तान और उच्च के रास्ते होकर के दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। ठीक है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक उसकी विद्वता से प्रभावित हुआ और उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। यह क्वेश्चन कम से कम 20 बार एग्जाम में आ चुका है कि जो है इसके बारे में कि दिल्ली का काजी किसे बनाया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को बनाया था। वह इस पद पर कई वर्षों तक रहा, पर फिर उसने विश्वास को खो दिया और उसे कारागार में कैद कर दिया गया। तो उसे याद रखना, जेल भी सजा हो गई थी, ये भी याद रखना। ठीक है, बाद में सुल्तान और उसके बीच की गलतफहमी दूर होने के बाद उसे राजकीय सेवा में पुनः जो है स्थापित किया गया। ठीक है, और 1342 में मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत में चीन जाने का आदेश दिया गया। तो बाद में जब उसे जेल से रिहा कर दिया तो 1342 में उसे कहाँ भेजा गया? तो उसे चीन भेजा गया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना दूत बना करके उसे कहाँ भेजा था? चीन भेजा था। आगे लिखा है अपनी नई नियुक्ति के साथ इब्न बतूता मध्य भारत के रास्ते मालाबार तट की ओर बढ़ा। मालाबार से वह मालदीव गया, जहां वह जो है 18 महीनों तक काजी के पद पर रहा, पर अंततः उसने श्रीलंका जाने का निश्चय किया। बाद में एक बार फिर वह मालाबार तट और मालदीव गया और चीन जाने के अपने कार्य को दोबारा शुरू करने से पहले वह बंगाल और असम भी गया। वह जहाज से सुमात्रा गया और सुमात्रा से एक अन्य जहाज से चीनी बंदरगाह नगर पहुंचा। ठीक है, हम लोग एक जो है चित्र का भी जो है उल्लेख कर लेते हैं। याद रखना, ये चित्र जो है यात्री जा रहे हैं और उनको बीच में लुटेरे हैं जो उनको लूटने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो दिखाया गया है। डाकू लोग हैं, तो डाकू यात्रियों पर हमला कर रहे हैं। यह जो है मुगल चित्रकला का एक वर्णन किया गया, तो उस समय भी डाकू रहते थे, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। याद रखना, ये नाव में यात्री बंगाल के एक मंदिर की जो है मूर्ति बनाई गई है कि नाव, ये देखो, ये आप नाव चल रही है। ठीक है, और ये नाव में जो है डंडा से जो खेते हैं और यात्री लोग बैठे हुए हैं, तो उसमें एक जो है चित्र में हमें ये मिलता भी है, नाव की यात्रा करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, आगे लिखते हैं जैतून, जो आज जो है क्वाइझू के नाम से जाना गया है, उसने व्यापक रूप से चीन में यात्रा की और वह बीजिंग तक गया। मतलब बीजिंग तक कौन गया था? इब्न बतूता गया था, लेकिन वहां लंबे समय तक नहीं ठहरा। 1347 में उसने वापस अपने घर जाने का निश्चय किया। चीन के विषय में उसने वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो, जिसने 13वीं शताब्दी के अंत में वेनिस से चलकर चीन और भारत की यात्रा पर आया था, कि वृत्तांत की जानकारी देता है। ठीक है, याद रखना, मार्को पोलो को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। और याद रखना, वो वेनिस का रहने वाला था। वेनिस कहाँ है? तो वेनिस याद रखना, ये है आपका इटली में। ठीक है, ये बहुत प्राचीन नगर था, आप इस मैप पे देख सकते हैं, ये इटली में स्थित है वेनिस। और वहीं से चलकर ये जो है मार्को पोलो स्थल मार्ग से कहाँ आया था? 13वीं शताब्दी में भारत आया था। इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। ठीक है, आगे लिखा है इब्न बतूता ने नवीन संस्कृतियों, लोगों, आस्थाओं, मान्यताओं आदि के विषय में अपनी जो है अभिमत को सावधानी और कुशलता पूर्वक दर्ज किया। हमें यह ध्यान में रखना होगा कि यह विश्व यात्री 14वीं शताब्दी में यात्राएं कर रहा था। अब आज की तुलना में यात्रा करना अधिक कठिन तथा जोखिम भरा कार्य था आज की तुलना में। ठीक है, इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में 40 और सिंध से दिल्ली की यात्रा में लगभग 50 दिन का समय लगा था। दौलताबाद से दिल्ली की दूरी जो है 40, जबकि ग्वालियर से दिल्ली की दूरी 10 दिन में तय की जा सकती थी, मतलब पैदल चल करके। ठीक है, यहाँ पर जो है एक एकांकी यात्री है, उसके जो है
लंबी यात्रा से लुटेरे की ही एकमात्र खतरा नहीं थे, मतलब जो यात्रा करते थे तो वो क्या क्या परेशानियों को झेलते थे उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये एक मैप दिया गया है, ये मोहम्मद बिन तुगलक का वो मैप है जहां जहां वो गया था। ठीक है, यहाँ दिया गया है, देख सकते हैं, जैसे काबुल गया था, गजना गया है, ये आपका दिल्ली है, ये आपका हंसी का क्षेत्र है, ये आपका मुल्तान है, ये कंधार है। ठीक है, तो ये होते हुए जो आया था तो उसी के बारे में मैप पे बताया गया है। ठीक है, आगे लिखा है यात्रा करना अधिक असुरक्षित था, असुरक्षित भी था उस समय। इब्न बतूता ने कई बार डाकुओं के समूहों द्वारा किए गए आक्रमण झेले थे, यहाँ तक कि वह अपने साथियों के साथ कारवां में चलना पसंद करता था। कारवां मतलब होता था समूह में चलना पसंद करता था, पर इससे भी राजमार्गों के लुटेरों को रोका नहीं जा सकता था। मुल्तान से दिल्ली की यात्रा के दौरान उसके कारवां पर आक्रमण हुआ और उसके कई साथी यात्रियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जो जीवित बचे उनमें इब्न बतूता भी शामिल था, जो बुरी तरह घायल हो गया था। ठीक है, जिज्ञासाओं का उपभोग क्या है ये? जैसा कि हमने देखा है कि इब्न बतूता एक जो है हठीला यात्री था। मतलब हठीला मतलब कि जो है काम करने के बाद जिज्ञासा था उसके अंदर कि नहीं हम ये काम करेंगे, मतलब उसके अंदर जिद थी, जिसने उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में अपने निवास स्थान मोरक्को वापस जाने से पूर्व कई वर्ष उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया के कुछ भाग, हो सकता है वह रूस भी गया हो, भारतीय महाद्वीप और चीन की यात्रा की थी। जब वह वापस गया तो स्थानीय शासक ने निर्देश दिए कि उसकी कहानियों को दर्ज किया जाए। ठीक है, जो घूम के आया था तो उसके बारे में उसको ये कहा गया कि उसको दर्ज किया जाए। तो लिखा है शिक्षा तथा मनोरंजन, तो लिखा है जो है इब्न जुजाई, जिसे इब्न बतूता के श्रुति लेखों को लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, अपनी प्रस्तावना में लिखता है कि राजा के द्वारा एक शालीन निर्देश दिया गया था कि इब्न बतूता अपनी यात्रा में देखे गए शहरों का और अपनी स्मृति में बैठ गए रोचक घटनाओं का एक वृत्तांत लिखवाए और साथ ही विभिन्न देशों के जो है शासकों में से जिनसे मिले उनके महान साहित्यों और उनके धर्म संतों के विषय में बताए। मतलब कि जो इब्न बतूता वहां तक गया था और जो भी अपने आंखों देखा था सबको जो है उसने लिखने के लिए कहा गया था। ठीक है, यहाँ लिखा है इब्न बतूता के पद चिन्हों पर, तो लिखा है 1400 से लेकर 1800 के बीच भारत आए यात्रियों ने फारसी में कई यात्रा वृत्तांत लिखे। उसी समय भारत से मध्य एशिया, ईरान, ऑटोमन साम्राज्य कहाँ पे था? तुर्की का। ठीक है, की यात्रा करने वालों ने भी कभी कभी अपने अनुभव लिखे। इन लेखकों ने अल बरूनी और इब्न बतूता के पदचिन्हों का अनुसरण किया। इनमें से कुछ ने जो है इन पूर्ववर्ती लेखकों को भी पढ़ा था। आगे लिखा है इनमें से सबसे प्रसिद्ध लेखकों में अब्दुल रज्जाक जो है समरकंदी, ये समरकंद के रहने वाले थे। ठीक है, जिसने 1440 के दशक में दक्षिण भारत की यात्रा की थी। महमूद वली बल्खी, जिसने 1620 के दशक में व्यापक रूप से यात्राएं की थी, और शेख अली हाजिन जो 1740 के दशक में उत्तर भारत आया था, शामिल है। इनमें से कुछ लेखक भारत से सम्मोहित थे और यहाँ तक कि उनमें से एक महमूद जो है बल्कि जो कुछ समय के लिए सन्यासी भी बन गया था। कुछ ऐसे जैसे कि हाजिन भारत के से निराश हुए और यहाँ तक कि घृणा भी करने लगा। मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो भारत से मोहब्बत करते थे तो कुछ घृणा करते थे। वे भारत में अपने लिए एक जो है उससे स्वागत की आशा कर रहे थे। उनमें से अधिकांश ने भारत को अचंभों के देश के रूप में भी देखा था। मतलब यहाँ पे कई अचंभे ऐसे हुए, मतलब ऐसी घटनाएं हुई थी, उसको देखा था। यहाँ पर देखना, यहाँ पर दिया गया है कि 18वीं शताब्दी का एक चित्र है जिसमें यात्रियों को आग के सामने इकट्ठा हुए दिखाया गया। तो जो यात्री आते थे वो रात में जब एक साथ बैठते थे तो आग के सामने बैठ के और चर्चाएं करते थे कि आज हमने क्या क्या देखा है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग तीसरा जो है यात्री कौन था, तो याद रखना वो थे बार्नियर। तो बार्नियर जो है ये आए थे मुगल काल में। तो अब इनके बारे में हमें जानते हैं। एक विशिष्ट चिकित्सक के रूप में ये भारत आए थे। इन्होंने क्या विवरण दिया है अब इनको देख लेते हैं। ठीक है, तो लिखा है लगभग 1500 जो है ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात उनमें से कई लोगों ने भारतीय सामाजिक रीति रिवाजों और धार्मिक प्रथाओं के विषय में विस्तृत जो है वृत्तांत लिखे थे, अपना मतलब विवरण दिया था।
उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों जैसे जेथुइस्ट, रॉबर्टो जो है नोबिली ने भी भारतीय ग्रंथों को यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित भी किया था। सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखकों में से एक थे दुआते बारबोसा। तो बारबोसा कब आए थे? तो ये विजयनगर में आए थे, ठीक है, जिसने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का एक विस्तृत विवरण लिखा है। तो इनका विवरण हमें बारबोसा का जो है विजयनगर के संदर्भ में बहुत व्याख्या रूप से मिलता है। कालांतर में 1600 ईस्वी के बाद भारत में आने वाले डच, अंग्रेज तथा फ्रांसीसी यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी थी, क्योंकि इस समय यूरोपीय कंपनी हमारे देश में आने लगी। इनमें से एक प्रसिद्ध नाम था फ्रांसीसी जोहरी जो है, जो बैटिस्टा जो है टेवेनियर का था। ये एक जो है जोहरी के रूप में भारत आए थे, जिसने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी। वह विशेष रूप से भारत की व्यापारिक स्थितियों से बहुत प्रभावित थे, ठीक है। और उसने भारत की तुलना ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से की। तो ईरान जो पर्सिया है और जो ऑटोमन तुर्की साम्राज्य था, उससे जो है तुलना की गई, किसकी? भारत की गई। इनमें से कई यात्री जैसे जो है इटली के चिकित्सक मनुकी कभी भी यूरोप वापस नहीं गए। मतलब ये जब भारत आए तो इसके बाद ये कभी वापस गए ही नहीं और भारत में ही बस गए। फ्रांस का रहने वाला जो है फ्रांसुआ बार्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक तथा एक इतिहासकार था। मतलब ये क्वेश्चन आईएएस में आया हुआ है कि बर्नियर क्या था? तो चिकित्सक भी था, राजनीतिक भी था, दार्शनिक भी था और एक इतिहासकार भी था। कई और लोगों की तरह वह भी मुगल साम्राज्य में अवसरों की तलाश में आया। वह 1656 से लेकर के जो है 1678 तक 68 तक जो है भारत में 12 वर्षों तक रहा, ठीक है, और मुगल दरबार से नजदीकी रूप से जुड़ा रहा। पहले जो है सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र द्वारा दारा सिकोह के चिकित्सक रूप में काम किया। तो जो है बर्नियर किसके रूप में काम किया था? तो शाहजहां का जो सबसे बड़ा पुत्र था दारा सिकोह के जो है एक चिकित्सक के रूप में काम किया और बाद में मुगल दरबार के एक आर्मेनियाई अमीर जो है दानिशमंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में काम किया, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बार्नियर किसके समय में आया था, तो याद रखना ये आया था किसके समय में? तो शाहजहां के समय में आया था। और ये किसका शिक्षक नियुक्त किया गया था? तो दारा सिकोह का नियुक्त किया गया था, ठीक है। यहाँ पर एक बार्नियर की जो है बर्नियर की चित्र यहाँ पे दिखाया गया है जब ये भारत में आया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है जो है पूर्व और पश्चिम की तुलना। पूर्व और पश्चिम तुलना मतलब ये हुआ कि पूर्व जो है भारत के संदर्भ में और जो पश्चिम है ये आपका यूरोप। तो भारत और यूरोप की तुलना की जानी थी यहाँ पर, तो इसी को कहा गया है पूर्व और पश्चिम की तुलना। लिखा है बर्नियर ने देश के कई भागों की यात्रा की और जो देखा उसने जो है उसके विषय में विवरण लिखे। वह सामान्यतः भारत में जो देखता था उसकी तुलना यूरोपीय स्थिति से करता था। उसने अपनी प्रमुख कृति को फ्रांस की जो है प्रमुख शासक लुई 16वें को समर्पित किया था और जो है उसके कई अन्य कार्य प्रभावशाली अधिकारियों और मंत्रियों को पत्रों के रूप में लिखे गए थे। लगभग प्रत्येक जो है दृष्टांत में बर्नियर ने भारत की स्थिति को यूरोप में हुए विकास की तुलना में दयनीय बताया। जैसा कि हम देखेंगे कि उसका आकलन हमेशा सटीक नहीं था, फिर भी जब उसके कार्य प्रकाशित हुए तो बर्नियर के वृत्तांत अधिक प्रसिद्ध हुए। तो जो उसने विवरण दिया था वो ले जाकर के फ्रांस के जो लुई 14वें थे, जो वहाँ के शासक थे, उनको समर्पित किया था और उसके विवरण से उसने बताया था कि भारत की तुलना उसने यूरोप के लोगों से किया था या यूरोप के डेवलपमेंट से भी किया था, ठीक है। यहाँ लिखा है मुगल सेना के साथ यात्रा किया था। किसने? तो बर्नियर ने। तो लिखा है बर्नियर ने कई बार मुगल सेना के साथ यात्राएं की थी। यहाँ मतलब कि सेना के कश्मीर कूच के संबंध में दिए गए विवरण के एक अंश दिया गया है। तो विवरण में उस बर्नियर ने क्या अंश दिया है कश्मीर के अभियान के संदर्भ में? तो लिखा है इस देश की प्रथा के अनुसार मुझे से 2 अच्छे तुर्कमान घोड़े देखने की अपेक्षा की जाती है और मैं अपने साथ एक शक्तिशाली फारसी ऊंट तथा चालक अपने घोड़ों के लिए एक जो है साइन और एक जो है साइस और एक जो है खानसामा। तो खानसामा मतलब जो होता है जो खाना बनाने वाला होता है, और एक सेवक जो हाथ में पानी का पात्र लेकर मेरे घोड़े के आगे चलता है भी रखता हूँ। मुझे हर उपयोगी वस्तुएं दी गई, जैसे औसत आकार का एक तंबू, एक दरी, 4 जो है बहुत कठोर पर हल्के बेतों से बना एक बिस्तर, छोटा बिस्तर, एक तकिया, एक बिछौना, भोजन के समय प्रमुख गोलाकार चमड़े के जो है मेजपोश, रंगे हुए कपड़ों के कुछ जो है नैपकिन या जो है
अंगोछे, खाना बनाने के सामान से भरे 3 छोटे झोले जो सभी एक बड़े झोले में रखे हुए थे, और यह झोला भी एक बड़े चौड़े और दृढ़ दोहरे बोरे और चमड़े के पट्टों से बने जाल में रखा गया था। इसी तरह इस दोहरे बोरे में स्वामी और सेवकों की खाद्य सामग्री, साम्राज्य कपड़े और वस्त्र रखे गए थे। मैंने ध्यानपूर्वक 5 या 6 दिनों के उपभोग के लिए बढ़िया चावल, सौंफ, एक प्रकार का साग पौधा की सुगंध वाली मीठी रोटी, नींबू और चीनी का भंडार रखा है। साथ ही मैंने दही को टांगने और पानी निकालने के प्रयुक्त छोटे और लोहे के अंकुश वाला झोला लेना भी मैंने नहीं भूला था। इस देश में नींबू के शरबत और दही से अधिक ताजगी भरी वस्तुएं कोई नहीं मानी जाती थी। अब देख सकते हैं जो बिल्कुल आम जीवन में यूज होती हैं उन सब चीजों का उल्लेख किया है। कब? जब बर्नियर मुगल सेना के साथ यात्रा कर रहा था तब। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि उस समय भी वही स्थिति थी कि उस समय भी नौकर इनको दिया गया था, घोड़ा दिया गया था, और छोटी छोटी चीजें दी गई थी। और नींबू का रस शरबत आज भी फेमस है, और इसका मतलब है उस समय भी फेमस था, जिसका उल्लेख बर्नियर कर रहा है। ठीक है, यहाँ लिखा है एक यहाँ न्यूज और भी लिखी है, मतलब इंपॉर्टेंट चीज लिखा है कि भारत के विषय में विचारों का निर्माण और प्रसार। तो लिखा है भारत के विषय में विचारों का सृजन और प्रसार कर यूरोपीय यात्रियों के वृत्तांतों ने उनकी पुस्तकों के प्रकाशन और प्रसार के माध्यम से यूरोपीय लोगों के लिए भारत की एक छवि के सृजन में सहायता की। इन लोगों के विवरण से 1750 के बाद जब शेख इत्युस्मुद्दीन और मिर्जा अबू तालिब जैसे भारतीयों ने यूरोप की यात्रा की, तो उन्हें यूरोपीय लोगों की भारतीय समाज की छवि का सामना करना पड़ा। उन्होंने तथ्यों की अपनी अलग व्याख्या के माध्यम से इसे प्रभावी करने का प्रयास किया था। ठीक है, आगे लिखा है बर्नियर के कार्य फ्रांस में 1670-71 में प्रकाशित हुए, और अगले 5 वर्षों के भीतर ही अंग्रेजी, डच, जर्मन और इतालवी भाषाओं में उनका अनुवाद हो गया। तो जो बर्नियर ने विवरण दिया था भारत के संदर्भ में, उसका प्रकाशन वहां कई भाषाओं में हुआ, अंग्रेजी, डच, जर्मन सब भाषा में हुआ। 1670 से और 1725 के बीच उसका वृत्तांत फ्रांसीसी में 8 बार पुनर्मुद्रित हो चुका था, और 1684 तक यह 3 बार अंग्रेजी में पुनर्मुद्रित हुआ था। यह अरबी और फारसी वृत्तांतों जिनका प्रसार हस्तलिपियों के रूप में होता था, जो 1800 से अधिक सामान्यतः प्रकाशित नहीं होते थे, ये पूरी तरह विपरीत था। तो कहने मतलब यह है कि उसकी पुस्तकों का कई तरह से अनुवाद किया गया, जो भारत के बारे में विवरण उसने दिया था। आगे बढ़ते हैं, अब फिर से हम अलबरूनी पे आएंगे, और फिर हम इब्न बतूता पे आएंगे, और फिर हम बर्नियर पे आएंगे, उनके व्याख्या को फिर से देखेंगे। लेकिन यहाँ फिर से हम लोग देखते हैं कि बर्नियर के विचार कैसे थे, फिर हम लोग देखेंगे इब्न बतूता के देखेंगे, और पहले हम सबसे पहले अलबरूनी को दोबारा देखेंगे। तो अलबरूनी के बारे में क्या लिखा है कि एक अपरिचित संसार की समझ। तो अलबरूनी तथा संस्कृतवादी परंपरा क्या थी? तो समझने में बाधाएं और उन पर विजय। तो लिखा है जैसा कि हमने देखा है कि यात्रियों ने उपमहाद्वीप पे जो भी देखा, सामान्यतः उसकी तुलना उन्होंने उन प्रथाओं से की जिनसे वह परिचित थे। प्रत्येक यात्री ने जो देखा उसे समझने के लिए एक अलग विधि अपनाई। उदाहरण के लिए अलबरूनी अपने लिए निर्धारित उद्देश्य में निहित समस्याओं से परिचित था। उसने कई अवरोधों की चर्चा की है। किसने? तो अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब-उल-हिंद में, जो उसके अनुसार समझ में बाधक थे। इनमें से पहला अवरोध भाषा थी। उसके अनुसार संस्कृत, अरबी और फारसी से इतनी भिन्न थी कि विचारों और सिद्धांतों को एक भाषा से दूसरी में अनुवादित करना आसान नहीं था। क्यों ऐसा था? जब अलबरूनी आया तो उसको अरबी और फारसी का ज्ञान था, लेकिन संस्कृत का ज्ञान नहीं था उस समय। तो जब संस्कृत के ग्रंथ को अरबी और फारसी में अनुवाद करना होगा तो एक बहुत बड़ी समस्या थी। किसके सामने थी? अलबरूनी के सामने थी। ठीक है, इसीलिए वो संस्कृत पहले पढ़ा, और संस्कृत पढ़ने के बाद तब उसका अनुवाद इन भाषाओं में किया, अरबी और फारसी में। आगे लिखा है उसके द्वारा चिन्हित दूसरा अवरोध धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता थी। उसके अनुसार तीसरा अवरोध अभिमान था। यहाँ रोचक बात यह है कि इन समस्याओं की जानकारी होने पर भी अलबरूनी लगभग पूरी तरह से ब्राह्मणों द्वारा
रचित कृतियों पर आश्रित रहा। उसने भारतीय समाज को समझने के लिए अक्सर वेदों, पुराणों, भगवद गीता, पतंजलि की कृतियों और मनुस्मृति आदि से अंश उद्धृत किए थे। किसने? तो अलबरूनी ने। आगे लिखा है अलबरूनी का जाति व्यवस्था का विवरण, मतलब कि अलबरूनी ने जाति व्यवस्था के बारे में भारत में क्या विवरण दिया है। तो लिखा है अलबरूनी ने अन्य समुदायों में प्रतिरूपों की खोज के माध्यम से जाति व्यवस्था को समझने और व्याख्या करने का प्रयास किया। उसने लिखा कि प्राचीन फारस में 4 सामाजिक वर्गों को मान्यता थी: घुड़सवार, शासक वर्ग, भिक्षु और अनुष्ठानिक पुरोहित, चिकित्सक, खगोल शास्त्री तथा अन्य वैज्ञानिक, और अंत में कृषक और शिल्पकार। तो ये उसने बताया था अपने विवरण में। दूसरे शब्दों में वह यह दिखाना चाहता था कि ये सामाजिक वर्ग केवल भारत तक ही सीमित नहीं थे। इसके साथ ही उसने यह दर्शाया कि इस्लाम में सभी लोगों को समान माना जाता है और उनमें भिन्नताएं केवल धार्मिकता के पालन में होती हैं। आगे कहता है कि जात व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या को मानने के बावजूद अलबरूनी ने अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार किया। उसने लिखा कि हर वह वस्तु जो अपवित्र हो जाती है अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है। बिल्कुल ऐसा होता भी है। ठीक है, यही होता है एनसीईआरटी पढ़ने का फायदा। ठीक है, और सफल होती है। सूर्य हवा को स्वच्छ करता है और समुद्र में नमक पानी को गंदा होने से बचाता है। सूर्य। अलबरूनी जोर देकर कहता है कि यदि ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन असंभव होता। उसके अनुसार जाति व्यवस्था में सन्निहित अपवित्रता की अवधारणा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध थी। ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंट बात किसने बताया था? तो ये अलबरूनी ने अपने विवरण में बताया। आगे लिखा है वर्ण व्यवस्था क्या थी। तो अलबरूनी वर्ण व्यवस्था का इस प्रकार उल्लेख करता है। कैसे? सबसे ऊंची जात ब्राह्मणों की है। ये कौन कहता है? अलबरूनी कहता है। जिनके विषय में हिंदुओं के ग्रंथ हमें बताते हैं कि वह ब्राह्मण ब्रह्मा के सिर से उत्पन्न हुए थे, और क्योंकि वह ब्रह्मा प्रकृति नामक शक्ति का दूसरा नाम था और सिर शरीर का सबसे ऊपरी भाग है, इसलिए ब्राह्मण पूरी प्रजाति के सबसे चुनिंदा भाग हैं। इसी कारण से हिंदू उन्हें मानव जाति में सबसे उत्तम मानते हैं। ये कौन कह रहा है? अलबरूनी ब्राह्मणों के बारे में कह रहा है। दूसरा आगे बढ़ता है, अगली जाति क्षत्रिय की है, जिसका सृजन ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा के कंधों और हाथों से हुआ है। जंघों मतलब कंधों हाथों से हुआ है, और उनका दर्जा ब्राह्मणों से अधिक नीचे नहीं है। उनके पश्चात वैश्य आते हैं, जिनका उद्भव ब्रह्मांड की जंघाओं से हुआ है, और शूद्र, जिनका सृजन उनके चरणों से हुआ था। अंतिम 2 वर्गों के बीच अधिक अंतर नहीं था, लेकिन इन वर्गों के बीच भिन्नता होने में भी एक साथ एक ही सब शहरों और गांवों में रहते हैं, समान घरों और आवासों में मिलजुल कर रहते हैं। मतलब ये कहना था उसका कि 4 वर्गों में बटे हुए थे, लेकिन फिर भी लोग मिलजुल करके एक ही गांव और एक ही शहर में रहते थे, और उनके घर भी आसपास मिलते जुलते थे। तो ये उसने देख करके अपने विवरण में बताया। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, जैसा कि हमने देखा है कि जाति व्यवस्था के विषय में अलबरूनी का विवरण उसके नियामक संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पूरी तरह से गहनता से प्रभावित था। इन ग्रंथों में ब्राह्मणों के दृष्टिकोण से जाति व्यवस्था को संचालित करने वाले नियमों का प्रतिपादन किया गया था, लेकिन वास्तविक जीवन में यह व्यवस्था इतनी भी कड़ी नहीं थी। उदाहरण के लिए अंत्यज किसे कहते हैं? ब्राह्मण क्षत्रिय को कहते हैं और वैश्य को कहते हैं। शारीरिक रूप में व्यवस्था से परे नामक श्रेणियों से सामान्यतया यह अपेक्षा की जाती थी कि वह किसानों और जमींदारों के लिए सस्ता श्रम उपलब्ध करें। दूसरे शब्दों में, हालांकि ये अक्सर सामाजिक प्रताड़ना का शिकार होते थे, फिर भी उन्हें आर्थिक तंत्र में शामिल किया जाता था। मतलब ये हुआ कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको सामाजिक रूप से तो उनको प्रताड़ित किया जाता था, लेकिन फिर भी वो आर्थिक तंत्र के क्या थे? हिस्सा थे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आगे आते हैं। अब आते हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता क्या कहता है? तो लिखा है कि इब्न बतूता तथा अनजाने को जानने की उत्कर्षता क्या थी उसकी, मतलब उसकी जिज्ञासा क्या थी। तो अलबरूनी किसके समय में आया था? मैंने बता चुका हूं, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में मोरक्को से आया था। ठीक है, यहाँ लिखा है, जब 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता दिल्ली आया था,
उस समय तक पूरा उपमहाद्वीप एक ऐसे वैश्विक संचार तंत्र का हिस्सा बन चुका था जो पूर्व में चीन से लेकर पश्चिम में उत्तर पश्चिमी अफ्रीका तथा यूरोप तक फैला हुआ था। जैसा कि हमने देखा है कि इब्न बतूता ने स्वयं इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर यात्राएं की, पवित्र पूजा स्थलों को देखा, विद्वान लोगों और तथा शासकों के साथ समय बिताया। किसने? इब्न बतूता ने। ठीक है। कई बार काजी के पद पर रहा तथा शहरी केंद्रों की विश्ववादी संस्कृति का उपभोग किया, जहां अरबी, फारसी, तुर्की और अन्य भाषाएं बोलने वाले लोग विचारों, सूचनाओं तथा आख्यानों का आदान प्रदान करते थे। इनमें अपनी धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध लोगों की ऐसे राजाओं को निर्दयी तथा दयावान दोनों हो सकते थे कि तथा सामान्य पुरुषों और महिलाओं तथा उनके जीवन की कहानियां सम्मिलित थीं। जो भी कुछ अपरिचित था उसे विशेष रूप से रेखांकित किया जाता था। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था कि श्रोता अथवा पाठक सुदूर दूर दराज के लोग होते थे पर सुगम देशों के वृत्तांत से पूरी तरह से प्रभावित हो सके। कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। किसने बताया है? तो ये किसने बताया है? इब्न बतूता ने। ठीक है। यह लिखा है मानव सिर जैसे गिरदार फल। तो यह याद रखना, इब्न बतूता ने नारियल का उल्लेख किया है, नारियल के बारे में बताया है। लिखा है ये वृक्ष स्वरूप से सबसे अनोखे तथा प्रकृति में सबसे विस्मयकारी वृक्षों में से एक था। किसके बारे में? नारियल के बारे में। ये हूबहू खजूर के वृक्ष जैसे दिखते थे, इनमें कोई अंतर नहीं था सिवाय एक अपवाद के कि यह काष्ठ फल प्राप्त होता था। मतलब इसमें एक फल प्राप्त होता था और काफी वो कठोर था, और दूसरे से खजूर। नारियल के वृक्ष का फल मानो सिर से मेल खाता था। तो जो मानव का सर है बिल्कुल कठोर होता है, वैसे ही नारियल भी था। कौन बता रहा है? इब्न बतूता बता रहा है, क्योंकि उसमें भी मानो दो आंखें तथा एक मुख है। तो आप कभी नारियल देखिएगा तो नारियल में आपको क्या दिखेगा? वहां पे दो आंखें जैसा दिखता है और एक मुख जैसा, और अंदर का भाग हरा होने पर मस्तिष्क जैसा दिखता था, और इससे जुड़ा रेशा बालों जैसे दिखाई देता था। तो नारियल का जो रेशा होता है वो कैसा दिखता है? बालों जैसा। वह इससे रस्सी बनाते थे। आज भी देखा होगा नारियल से रस्सी बनती है। लोहे की कीलों के प्रयोग के बजाय इनसे जहाज को जो है खिसकाते थे। वह इससे बर्तनों के लिए जो है रस्सी भी बनाते थे। तो बर्तन साफ करने के लिए आज भी इसका इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है? तो आप समझ सकते हैं कि उस समय भी यही व्यवस्था थी जो व्यवस्था मतलब उस समय थी और आज भी है। अब हम लोग नारियल और पान का विवरण देखेंगे, जो भी मैंने आपको बताया। तो इब्न बतूता ने नारियल का विवरण कैसे दिया और पान का विवरण कैसे दिया है ये भी देख लेते हैं। लिखा है इब्न बतूता की चित्रण विधियों के कुछ बेहतरीन उदाहरण उन तरीकों में मिलते हैं जिनसे वह नारियल और पान, दो ऐसी वनस्पतिक उपज जिनसे उसके पाठक पूरी तरह से अपरिचित थे, का वर्णन करता है। तो पान का वर्णन कैसे किया? मैंने उससे पहले आपको किसका वर्णन बता दिया है? नारियल का। तो लिखा है इब्न बतूता द्वारा दिया गया पान का वर्णन पढ़िए। लिखा है पान एक ऐसा वृक्ष है जिसे अंगूर लता की तरह ही उगाया जाता है। तो आप पान को समझ सकते हैं कि जो पान होता है वो भी अंगूर की तरह होता है। जैसे आजकल नहीं होता एक मनी प्लांट, वैसा होता है। फिर मैप पे देख सकते हैं ये पान का पत्ता है। लिखा है पान का कोई फल नहीं होता है, क्योंकि पान का कोई फल नहीं, पत्ता ही होता है। और इसे मतलब केवल इसकी पत्तियों के लिए ही उगाया जाता है। इसे प्रयोग करने की विधि यह है कि इसे खाने से पहले सुपारी ली जाती है। यह जायफल जैसी ही होती है। कौन? सुपारी। पर इसे तब तक तोड़ा जाता है जब तक इसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं हो जाते हैं। बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि पान का जो सुपारी का यूज कैसे है। अब आप समझ सकते हैं कितनी छोटी छोटी बातों का उल्लेख इब्न बतूता ने किया है। और इन्हें मुंह में रखा कर चबाया जाता है, और इसके बाद पान की पत्तियों के साथ इन्हें मतलब चबाया जाता है। ठीक है। तो ये उल्लेख किसने किया है? तो इब्न बतूता ने किया है। ठीक है। आगे लिखा है इब्न बतूता जो है और भारतीय शहर। तो इब्न बतूता ने भारतीय शहर के बारे में क्या बताया है? तो लिखा है इब्न बतूता ने उपमहाद्वीप के शहरों को उन लोगों के लिए व्यापक अवसरों से भरपूर पाया जिनके पास आवश्यक जो है इच्छा, साधन तथा कौशल था। यह शहर घनी आबादी वाले और समृद्ध थे, सिवाय कभी कभी युद्धों तथा अभियानों के होने वाले विध्वंस के।
इब्न बतूता के वृत्तांत से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें तथा चमक धमक वाले और रंगीन बाजार थे जो विविध प्रकार की वस्तुओं से भरे रहते थे। इब्न बतूता दिल्ली को एक बड़ा शहर, विशाल आबादी वाला और भारत में सबसे बड़ा बताया है। किसने? जो है इब्न बतूता ने दिल्ली को। दौलताबाद याद रखना, जो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। उसके बारे में कहता है तो लिखता है कि दौलताबाद महाराष्ट्र में भी कम नहीं था और आकार में दिल्ली को चुनौती देता था। तो याद रखना, जो दौलताबाद है यहाँ राजधानी कौन बनाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक इसी समय बनाया था जिस समय ये आया हुआ था। तो उसका विवरण ये देता है कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी चेंज हुई थी। अब हम लोग दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। तो दिल्ली को उस समय दिल्ली कहते थे। तो दिल्ली के बारे में या दिल्ली के बारे में इब्न बतूता क्या कहता है? तो लिखा है, दिल्ली बड़े क्षेत्र में फैला घनी जनसंख्या वाला शहर है। शहर के चारों ओर बनी प्राचीर अतुलनीय है। दीवार की चौड़ाई 11 हाथ, ठीक है, 1 हाथ लगभग 20 इंच के बराबर, और इसके भीतर रात्र के पहरेदार और द्वारपालों के कक्ष हैं। प्राचीरों के अंदर खाद्य सामग्री, हथियार, बारूद जो है, प्रक्षेपास्त्र और जो है घेरेबंदी में काम आने वाले मशीनों के संग्रह के लिए भंडार गृह बने हुए हैं, जैसे यहाँ दिख रहे हैं। प्राचीर के भीतर भाग में घुड़सवार और पैदल सैनिक शहर के एक से दूसरे छोर तक आते जाते हैं। प्राचीर में खिड़कियां बनी हुई हैं और शहर की ओर खुलती हैं और उन्हीं खिड़कियों के माध्यम से प्रकाश आता है। प्राचीर मतलब होता है किला, ठीक है। प्राचीर का निचला भाग पत्थर से बना है जबकि ऊपरी भाग ईंटों से। इसमें एक दूसरे के जो है पास बनी कई मीनारें हैं। इस शहर में 18 द्वार हैं और जिन्हें दरवाजा कहा जाता है, और इनमें से जो है बदायूं दरवाजा सबसे विशाल है, दिल्ली में है ये। मांडवी दरवाजा जो है के भीतर एक अनाज मंडी है और गुल दरवाजे की बगल में एक फलों का बगीचा है। इस दिल्ली शहर में एक बेहतरीन कब्रगाह है जिसमें बनी कब्र के ऊपर गुंबद बनाई गई है, और जिन कब्रों पर गुंबद नहीं है उनमें निश्चित रूप से मेहराब हैं। जो है कब्रगाह में कंदाकार, चमेली तथा जंगली गुलाब जैसे फूल उगाए जाते हैं और फूल सभी मौसमों में खिले होते हैं। अब इतने छोटे छोटे चीजों को उल्लेख किसने किया है? तो ये उल्लेख किया है किसने? इब्न बतूता ने। और जो ये मैप है ये तुगलकाबाद का है, जो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नामक किला बसाया था। ये वही उसी का दृश्य है ये, ठीक है। अब आते हैं बाजार के बारे में क्या कहता है? तो लिखा है, इब्न बतूता कहता है कि बाजार मात्र आर्थिक विनिमय के स्थान नहीं थे बल्कि सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। मतलब समाज के लोग आके बाजार में मिलते भी थे और आर्थिक गतिविधियां होती थी। अधिकांश बाजारों में एक मस्जिद तथा एक मंदिर होता था। उसमें से कम कुछ में तो नर्तकी, संगीतकारों और गायकों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्थान भी चिन्हित थे, जिसे हम मंच कहते हैं। कितनी छोटी छोटी बातें बताई जा रही हैं उस समय की स्थिति। आगे लिखा है, हालांकि इन बतूता की शहरों की समृद्धि का वर्णन करने में अधिक रुचि नहीं थी। इतिहासकारों ने उसके वृत्तांत का प्रयोग यह तर्क देने में किया कि शहर अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग 5 गांवों से जो है अधिशेष के अधिग्रहण से प्राप्त करते थे। इब्न बतूता ने पाया कि भारतीय कृषि के इतना अधिक उत्पादनकारी होने का कारण मिट्टी का उपजाऊपन था। तो मिट्टी का उपजाऊपन जैसे चीजों का भी उल्लेख किसने किया है? तो इब्न बतूता ने किया है। आगे लिखा है, जो किसानों के लिए वर्ष में 2 फसलें उगाना संभव करता है, उसने यह भी ध्यान दिया है कि उपमहाद्वीप के व्यापार तथा वाणिज्य के अंतर एशियाई तंत्रों से भली भांति जुड़ा हुआ था। भारतीय माल की मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया देशों में बहुत मांग थी, जिससे शिल्पकारों तथा व्यापारियों को भारी मुनाफा होता था। भारतीय कपड़ों विशेष रूप से सूती कपड़ा जो है महीन, मलमल, रेशम, जरी, साटन की अत्यधिक मांग थी। मतलब इन कपड़ों का भी उल्लेख किसने किया है? तो इब्न बतूता ने किया है। इब्न बतूता हमें बताता है कि महीन मलमल की कई किस्में इतनी अधिक महंगी थी कि उन्हें अमीर वर्ग के तथा बहुत धनाढ्य लोग ही पहन सकते थे। तो रेशम के कपड़े इतने महंगे थे, तो आज भी वही स्थिति है। अब हम लोग बाजार में संगीत अर्थात इब्न बतूता द्वारा दौलताबाद का एक विवरण दिया गया। तो दौलताबाद कहाँ है? तो याद रखना, ये जो है महाराष्ट्र में है दौलताबाद,
ठीक है। दौलताबाद का किला किसने बनवाया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था और वहां पे राजधानी परिवर्तन किया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लिखा है दौलताबाद में पुरुष और महिला गायकों के लिए एक बाजार, जिसे जो है तराब तराब बाद कहते थे, यह सबसे विशाल और सुंदर बाजारों में से एक था। यहाँ बहुत सी दुकानें हैं और प्रत्येक दुकान में एक जैसा दरवाजा है जो मालिक के आवास में खुलता है। दुकानों को जो है कालीनों से सजाया गया है और दुकान के मध्य में झूला है जिस पर गायिका बैठी है। वह सभी प्रकार की भव्य वस्तुओं से सजी हुई है और उसकी सेवकाएं उसे झूला झुलाती हैं। बाजार के मध्य भाग में एक विशाल गुम्बद खड़ा है जिसमें कालीन बिछाए गए हैं और सजाया गया है। इसमें प्रत्येक जो है गुरुवार सुबह की इबादत के बाद संगीतकारों के प्रमुख अपने सेवकों और दासों के साथ स्थान ग्रहण करते हैं। गायिकाएं एक के बाद एक झुंडों में उनके समक्ष आकर सूर्यास्त का गीत गाती और नाचती हैं। इसके पश्चात वो चले जाते हैं। इस बाजार में इबादत के लिए मस्जिदें बनी हुई हैं। हिंदू शासकों में से एक जब भी बाजार से गुजरता था गुम्बद में उतर करके आता था और गायिकाएं उनसे के समक्ष गान प्रस्तुत करती थी। मतलब इतनी छोटी छोटी बातों का भी उल्लेख किसने किया है? तो इब्न बतूता ने किया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये एक जो है दरी, उस समय की दरी कैसे बनती थी उसी का विवरण यहाँ पर दिया गया है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है संसार की एक अनूठी प्रणाली क्या है? तो लिखा है व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य विशेष उपाय करता था। लगभग सभी व्यापारिक मार्गों पर सराय और विश्राम गृह स्थापित किए जाते थे। सराय क्या होता था? जहाँ पे जो है आकर के धर्मशाला जिसे कहते हैं, आके लोग बैठते थे, आराम करते थे व्यापारिक मार्गों पर। इब्न बतूता डाक प्रणाली की कार्यकुशलता देखकर चकित था। याद रखना, अगर आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत में डाक व्यवस्था का सबसे अच्छा उल्लेख किसने किया है, तो इब्न बतूता ने किया है। ठीक है, कहता है कि इससे व्यापारियों के लिए न केवल लंबी दूरी तक सूचना भेजना और जो है उधार प्रेषित करना संभव था, बल्कि अल्प सूचना पर माल भेजना भी था। डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि यहाँ जहाँ सिंधु से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे, वहीं गुप्तचरों की खबरें सुल्तान तक इस डाक व्यवस्था के माध्यम से 5 दिनों में पहुंच जाती थी। तो डाक व्यवस्था का उल्लेख किसने किया है? तो इब्न बतूता ने किया है। घोड़े पर और पैदल, तो घोड़े पर और पैदल दो तरीके से डाक व्यवस्था उस समय चलती थी। उसी के बारे में विवरण कौन देता है? तो इब्न बतूता देता है। तो क्या कहता है? तो लिखा है भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी। ठीक है, कितने प्रकार की? 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी। अश्व डाक व्यवस्था, जिसे जो है उलूक कहा जाता था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि मध्यकाल में उलूक किसे कहते हैं, तो अश्व डाक व्यवस्था कहते हैं। हर जो है 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा चालित होती थी। पैदल डाक व्यवस्था के प्रति जो है मील 3 जो है अवस्थान होते थे, इसे दावा कहते थे और यह 1 मील 1/3 होता था। अब हर 3 मील पर घनी आबादी वाला एक गांव होता था जिसके जो है बाहर 3 मंडप होते थे। इसमें से लोग आराम के लिए तैयार बैठे रहते थे। मतलब कहने मतलब क्या है, मैं समझा देता हूँ। कहने मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए रोड है, तो रोड के हर 3 किलोमीटर पर सैनिक खड़े होते थे। तो डाक व्यवस्था यहाँ से यहाँ आई, यहाँ से इस सैनिक ले लिया, इसको यहाँ पहुँचाया, इसने पकड़ा यहाँ पहुँचाया, इसने पहुँचा यहाँ पहुँचाया। तो अलग अलग चौकियों पर डाक पहुँचाते गए, इसलिए डाक की तीव्र गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँच जाता था। ठीक है, आगे लिखा है उनमें से प्रत्येक के पास 2 हाथ लंबी एक छड़ी होती थी जिसके ऊपर तांबे की जो है घंटियां लगी होती थी। वह संदेशवाहक शहर से यात्रा आरंभ करता था और एक हाथ में पत्र और दूसरे हाथ में घंटियां सहित छड़ लिए वह क्षमताओं साथ तेज भागता था। जब मंडप में बैठे लोग घंटियों की आवाज सुनते थे तो वह तैयार हो जाते थे कि जैसी संदेशवाहक उनके पास पहुंचता है उनमें से एक उससे पत्र लेता है और वह छड़ हिलाते हुए पूरी ताकत से दौड़ता है। मतलब कि छड़ के माध्यम से संकेत कर देते थे कि कोई जो है डाक व्यवस्था, कोई मतलब डाक आ रहा है जिसको बहुत तीव्र गति से पहुंचाना है। जब तक वह अगले दावा तक नहीं पहुंच जाता था, पत्र के अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में तक यही प्रक्रिया अपनाई जाती थी। जैसा मैंने अभी आपको बताया, यह पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती थी और इसका प्रयोग अक्सर जो है खुरासान के
फलों के परिवहन के लिए होता था, जिसे भारत में बहुत पसंद किया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। लिखा है बार्नियर तथा अब विकसित पूर्व। अब विकसित पूर्व मतलब हो गया कि जो हमारा देश है उस समय अल विकसित था, किसके लिए, तो यूरोप की तुलना में। तो बर्नियर कहता है, अब हम लोग बर्नियर के बारे में बात करते हैं, तो लिखा है जहां इब्न बतूता ने हर उस चीज का वर्णन करने का निश्चय किया है जिसने उसे अपने अनूठेपन के कारण प्रभावित किया और उत्सुक किया, वहीं बर्नियर एक भिन्न बुद्धिजीवी परंपरा से संबंधित था। उसने भारत में जो भी देखा हुआ उसकी सामान्य रूप से यूरोप और विशेष रूप से फ्रांस में व्याप्त स्थितियों से तुलना और भिन्नता को उजागर करने के प्रति अधिक चिंतित था। आगे लिखा है कि विशेष रूप से वह स्थितियां जिन्हें उसने अवसादकारी पाया, उसका विचार जो है नीति निर्माताओं और बुद्धिजीवी वर्ग को प्रभावित करने का था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह ऐसे निर्णय ले सकेंगे जिन्हें वह सही मानता था। ठीक है, आगे जो है बर्नियर की पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है बर्नियर के ग्रंथ, क्या नाम है, ट्रेवल्स इन द मुगल अंपायर। ये किताब याद रखना, ट्रेवल्स इन द मुगल अंपायर पुस्तक किसकी है, तो बर्नियर की है। अपने गहन प्रक्षेपण, आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि और गहन चिंतन के लिए उल्लेखनीय है। उसके वृत्तांत में दी गई चर्चाओं में मुगलों के इतिहास को एक प्रकार से वैश्विक ढांचे में स्थापित करने का प्रयास किया गया है। वह निरंतर मुगलकालीन भारत की तुलना जो है तत्कालीन यूरोप से करता रहा और सामान्यतः यूरोप की श्रेष्ठता को रेखांकित करते हुए आगे बढ़ा। उसका भारत का चित्रण दुई विपरीतता के नमूने पर आधारित था, मतलब उसे तुलना किया था यूरोप से। लिखा है जहां भारत को यूरोप के प्रतिलोम के रूप में दिखाया गया है या फिर यूरोप का विपरीत, जैसा ही कुछ इतिहासकार परिभाषित करते हैं। मतलब उसने जो विवरण दिया है उसने तुलना करके विवरण दिया है, यूरोप से तुलना किया है भारत की कि यूरोप में कैसी व्यवस्था है और भारत में कैसी व्यवस्था है। उसने जो भिन्नताएं महसूस की उन्हें भी पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया, जिससे भारत पश्चिमी दुनिया को निम्न कोटि का प्रतीत हो। मतलब उसने ऐसा तुलना किया कि पश्चिमी देशों की तुलना में भारत क्या हो जाए, निम्न कोटि का ही दिखाई दे। आगे लिखा है भूमि स्वामित्व का प्रश्न क्या है। बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच मूल भिन्नताओं में से एक भारत में निजी स्वामित्व का अभाव था। उसका निजी स्वामित्व के गुणों में दृढ़ विश्वास था और उसने भूमि पर राजकीय स्वामित्व को और राज्य तथा उसके निवासियों दोनों के लिए हानिकारक माना। मतलब उसका कहना यह था कि जो भूमि थी वो निजी संपत्ति किसी की नहीं होती थी, वो राज्य की होती थी। उसे यह भी लगा कि मुगल साम्राज्य में सम्राट सारी भूमि का स्वामी था, जो उसे अपने अमीरों के बीच बांटता था। उसका मतलब यह कहना था कि जितनी भी भूमि है वो किसकी है, तो सम्राट की है, और इसके अर्थव्यवस्था और समाज के लिए अनर्थकारी परिणाम होते हैं। इस प्रकार अवबोधन बर्नियर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि 16वीं और 17वीं शताब्दी के अधिकांश यात्रियों के वृत्तांतों में भी हमें ये मिलता है। राजकीय स्वामित्व के कारण बर्नियर तर्क देता है कि भूधारक अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते थे, इसलिए वह उत्पादन के स्तर को बनाए रखने और उसमें बढ़ोतरी करने के लिए दूरगामी निवेश के प्रति उदासीन थे। तो मतलब उसका कहना यह था कि जो है लोगों के पास व्यक्तिगत जमीन नहीं होती थी, इसलिए वो अपने आने वाले अपने बच्चों को जमीन भूमि के रूप में नहीं दे पाते थे। ये व्यवस्था उसने देखा भारत में, लेकिन ऐसा भारत में था नहीं, क्योंकि वो भारत को नीचा दिखाना चाहता था इब्न बतूता और अल-बरूनी के तुलना में। इस प्रकार लिखा है कि निजी स्वामित्व के अभाव ने बेहतर भूधारकों के वर्ग का उदय को रोका, जो भूमि के रख रखाव व बेहतरी के प्रति सजग रहे, जैसा कि यूरोप में उसके यहाँ था। इसी के चलते कृषि का समान रूप से विनाश, किसानों का असीम उत्पीड़न और समाज के सभी वर्गों के बीच स्तर में अवतरण पतन की स्थिति उत्पन्न हुई, सिवाय शासक वर्ग के। तो मतलब उसका कहना यह था कि जो जमीन भूस्वामियों के पास नहीं थी निजी रूप से, इसीलिए उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। गरीब किसान का उल्लेख किया है किसने, बर्नियर ने। लिखा है बर्नियर द्वारा ग्रामीण जो है अंचल में कृषकों के विषय में दिए गए विवरण का एक भाग दिया गया है। तो लिखा है, क्या लिखा है यहाँ, लिखा है कि हिंदुस्तान के साम्राज्य के बिना विशाल ग्रामीण अंचलों में से कई केवल रेतीले भूमियां या बंजर पर्वत ही हैं। यहाँ की खेती अच्छी नहीं है। मतलब कितना क्रिटिसाइज किया है उसने, किसको, भारत को। और इन इलाकों की आबादी भी कम है।
यहाँ तक कि कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा भी कृषक श्रमिकों के अभाव में कृषि विहीन रह जाता है, मतलब श्रमिक ही नहीं मिलते हैं जिससे कृषि हो सके। इनमें से कई श्रमिक जो है गवर्नरों द्वारा किए गए बुरे व्यवहार के फलस्वरूप मर जाते हैं। गरीब लोग जब अपने लोभी स्वामियों की मांग को पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं तो उन्हें न केवल जीवन निर्वाह के लिए साधनों से वंचित कर दिया जाता है बल्कि उन्हें अपने बच्चों से भी हाथ धोना पड़ता है, ऐसा उल्लेख उसने किया। आगे कहता है, जिन्हें दास बनाकर ले जाया जाता था। इस प्रकार ऐसा होता है कि एक अत्यंत निरंकुशता से हताश हो किसान गांव छोड़कर चले जाते हैं। तो इस उदाहरण में बर्नियर राज्य और समाज से संबंधित यूरोप में प्रचलित तत्कालीन विवादों में भाग ले रहा था और उसका प्रयास था कि मुगल कालीन भारत से संबंधित उसका विवरण यूरोप में उन लोगों के लिए एक चेतावनी का कार्य करेगा जो निजी स्वामित्व की अच्छाइयों को स्वीकार नहीं करते हैं। तो उसका कहना यह था कि जो है हमें ऐसा चित्र भारत का पेश करना है जिससे यूरोप पे इसका ज्यादा प्रभाव पड़े। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उस समय का जो है ग्रामीण जीवन कैसा था। तो उस समय का दिखाया गया कि किसान जो है बैल पे जो है अपना सब सामान रख करके और उस आने जाने का काम कर रहा है। तो उस समय की स्थिति को दिखाया गया है। आगे लिखा है, इसी के विस्तार के रूप में बर्नियर भारतीय समाज को दरिद्र लोगों के समरूप जन समूह से बना वर्णित करता है जो एक बहुत अमीर तथा शक्तिशाली शासक वर्ग जो अल्पसंख्यक होते हैं के द्वारा अधीन बनाया जाता है। गरीबों में सबसे गरीब और अमीरों में सबसे अमीर व्यक्ति के बीच नाम मात्र कोई सामाजिक समूह या वर्ग नहीं था। बर्नियर बहुत विश्वास से कहता है कि भारत में मध्य की स्थिति के लोग नहीं थे। मतलब कि बर्नियर कहता है कि भारत में या तो उच्च वर्ग के लोग थे या तो निम्न वर्ग के लोग थे, मध्यम वर्ग के लोग नहीं थे भारत में। वो कहता है लेकिन ऐसा नहीं था। ठीक है, आगे लिखा है जो है बर्नियर के बारे में है कि तो बर्नियर ने मुगल साम्राज्य को इस रूप में देखा, उसका राजा भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा था। मतलब उसने बताया कि मुगल साम्राज्य का जो राजा था वो भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा था। उसके शहर और नगर जो है विनष्ट तथा खराब हवा से दूषित थे। मतलब उस समय वायु प्रदूषण का भी उल्लेख कर दिया उसने। ठीक है, और उसके खेत झाड़ीदार तथा घातक दलदल से भरे हुए थे और इसका मात्र एक ही कारण था, राजकीय भूस्वामित्व। तो राजा के पास भूमि होने की वजह से ही ऐसी ही व्यवस्था भारत में उत्पन्न हो गई थी, जबकि ऐसा यूरोप में बिल्कुल नहीं था, ये बर्नियर कहता है। ठीक है, आगे लिखा है, आश्चर्य की बात यह है कि एक ही सरकारी मुगल दस्तावेज यह इंगित नहीं करता है कि राज्य की भूमि का एकमात्र स्वामी था। उदाहरण के लिए 16वीं शताब्दी में अकबर के काल का सरकारी इतिहासकार अबुल फजल भूमि राजस्व का परिश्रमिक बताता है, जो राजा द्वारा अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान के बदले दी गई मांग प्रतीत होती है, न कि अपने स्वामित्व वाली भूमि पर लगान होता है। तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी जैसा कि बर्नियर बता रहा है। ऐसा संभव है कि यूरोपीय यात्री ऐसी मांगों को लगान मानते थे क्योंकि भूमि राजस्व की मांग अक्सर बहुत अधिक होती थी, लेकिन अक्सर जो है असल में यह ना तो लगान था और ना ही भूमि कर, बल्कि उपज पर लगने वाला एक कर था, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। आगे लिखा है, बर्नियर के विवरणों से 18वीं शताब्दी के से जो है पश्चिमी विचारकों को प्रभावित किया। उदाहरण के लिए फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने उसके वृत्तांत का प्रयोग पाश्चात्य निरंकुशतावाद के सिद्धांत को विकसित करने में किया, जिसके अनुसार एशिया जो है मतलब पश्चिमी और पूर्व में शासक अपनी प्रजा के ऊपर निर्वाध प्रभुत्व का उपभोग करते हैं, जिसे दासता और गरीबी की स्थिति में रखा जाता है। ठीक है, इस तर्क का आधार क्या था? तो इस तर्क का जो आधार था वो क्या था? तो लिखा है, इस तर्क का आधार यह था कि सारी भूमि पर राजा का स्वामित्व होता था और तथा निजी संपत्ति अस्तित्व में नहीं थी, ये वो कहता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार राजा और उसके अमीर वर्ग को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति मुश्किल से गुजर बसर कर पाता था। ये बता रहा है कि उस समय बहुत ही दयनीय स्थिति थी गरीबों की। आगे कहता है कि 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स ने इस विचार को एशियाई उत्पादन शैली के सिद्धांत के रूप में और आगे बढ़ाया। उसने यह तर्क दिया कि भारत तथा अन्य एशियाई देशों में उपनिवेशवाद से पहले
अधिशेष का अधिग्रहण राज्य द्वारा होता था। इससे यह एक ऐसे समाज का उद्भव हुआ जो बड़ी संख्या में स्वामित्व या आंतरिक रूप से समतावादी ग्रामीण समुदायों से बना था। ठीक है, आगे कहता है, इन ग्रामीण समुदायों पर राजकीय दरबार का नियंत्रण होता था और जब तक अधिशेष की आपूर्ति निर्विघ्न रूप से नहीं जारी रहती थी, उनकी उनकी स्वतंत्रता पर सम्मान किया जाता था। यह एक निष्क्रिय प्रणाली मानी जाती थी। तो इतनी जो है खराब व्यवस्था के रूप में हमारे देश का वर्णन किया गया है, जैसा कि था नहीं। ठीक है, आगे लिखा है, परंतु जैसा कि हम देखेंगे अध्याय 8 में जो है ग्रामीण समाज का यह चित्रण सच्चाई से बहुत दूर था। 16वीं और 17वीं शताब्दी में ग्रामीण समाज में चारित्रिक रूप से बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक विभेद होते था। एक और बड़े जमींदार थे जो भूमि पर उच्चाधिकारियों का उपभोग करते थे और दूसरे वो लोग जो अस्पृश्य भूमिहीन श्रमिक जिसे बालाहार कहा जाता था। ठीक है, इन दोनों के बीच एक बड़ा किसान था जो किराए के श्रम का उपयोग करता था और माल उत्पादन में संलग्न रहता था। साथ ही अपेक्षाकृत छोटे किसान भी थे जो मुश्किल से ही निर्वाह लायक उत्पादन कर पाते थे। ठीक है, आगे लिखा है, एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई क्या थी। हालांकि मुगल राज को निरंकुश रूप देने की जो है तन्मयता स्पष्ट है, मतलब ये चाहिए लोग मुगल काल को निरंकुश राज के रूप में जो है पूरी तरह से प्रकट करना चाहते थे, लेकिन उसके विवरण कभी कभी एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। उदाहरण के लिए वह कहता है कि शिल्पकारों के पास अपने उत्पादों को बेहतर बनाने का कोई प्रोत्साहन नहीं था। मतलब शिल्पकारों को भी बुराई किया, क्योंकि मुनाफे का जो है अधिग्रहण राज्य द्वारा कर लिया जाता था, इसलिए उत्पादन हर जगह पतनोन्मुख था। साथ ही वह यह भी मानता है कि पूरे विश्व से बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातुएं भारत में आती थी, क्योंकि उत्पादों का सोने और चांदी के बदले निर्यात होता था। वह एक समृद्ध व्यापारिक समुदाय को लंबी दूरी के विनिमय से संलग्न था कि अस्तित्व को भी वह रेखांकित करता है। तो उसने जो है गलती से विवरण दे दिया है कि भारत में जो है यूरोप से चीजें आती थी और सोना चांदी के बदले उन्हें मिलती थी। आगे लिखा है, एक भिन्न सामाजिक आर्थिक परिदृश्य का उल्लेख किया है किसने, तो बर्नियर ने वृत्तांत में से इसलिए गए उदाहरण को पढ़िए जिसमें कृषि तथा शिल्प उत्पादन दोनों का विवरण दिया है। तो उसने शिल्प के बारे में क्या बताया और कृषि के बारे में क्या बताया। लिखा है, यह ध्यान देना आवश्यक है कि इस देश के विस्तृत भूभाग का अधिकांश भाग अत्यधिक उपजाऊ है। ये कौन कह रहा है, ये बर्नियर कहता है कृषि के बारे में। उदाहरण के लिए बंगाल का विशाल राज्य जो मिस्र से न केवल चावल, मकई तथा जीवन की अन्य आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में बल्कि उन अनगिनत वाणिज्यिक वस्तुओं के संदर्भ में जो मिस्र में भी नहीं उगाई जाती थी, जैसे रेशम, कपास और नील, कहीं आगे है। भारत के कई ऐसे भाग भी हैं जहाँ जनसंख्या पर्याप्त है और भूमि पर खेती अच्छी होती है। ठीक है, जैसे उसने उत्तर भारत का वर्णन किया होगा या फिर तराई क्षेत्रों का। और जहाँ तक शिल्पकार जो हालांकि मूल रूप से आलसी होता था, मतलब शिल्पकारों को आलसी बताया है। ठीक है, और आवश्यकता से या किसी अन्य कारक से अपने आप को गलीचों, जरी, कसीदाकारी, कढ़ाई, सोने और चांदी के वस्त्रों तथा विभिन्न प्रकार के रेशम और सूती वस्त्रों जो देश में भी प्रयोग होते थे विदेश में निर्यात किए जाते थे और निर्यात का कार्य करने के लिए बाध्य हो जाता है। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पूरे विश्व में सभी भागों में संचलन के पश्चात सोना चांदी भारत में आकर कुछ हद तक के खो जाता था। उसका कहना यह था कि भारत सोना चांदी के मामले में दलदल है। भारत में सोना चांदी जितना भी आएगा वो कभी भारत से बाहर नहीं जाएगा। उसने चिंता भी प्रकट किया था इसको लेकर के, यूरोप के वो लोगों को बताया भी था। आगे लिखा है, 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का लगभग 15% भाग नगरों में रहता था। तो इसका मतलब ये हो गया 17वीं शताब्दी में 15% जनसंख्या कहाँ रहती थी, तो रहती थी नगरों में रहती थी। ठीक है, आगे लिखा है, यह औसतन उसी समय पश्चिमी यूरोप की नगरीय जनसंख्या के अनुपात से अधिक था। तो उसने कहता है कि यूरोप की तुलना में नगरों में जनसंख्या भारत में ज्यादा थी। आगे कहता है, इतने पर भी बर्नियर मुगल कालीन शहरों को जो है शिविर नगर कहता है। शिविर मतलब छोटा नगर कहता है, जिससे उसका आकार उन नगरों से था जो अपने अस्तित्व और बने रहने के लिए राजकीय शिविर पर निर्भर थे। कितना जो है उसने आलोचना भारत की किया है।
उसका विश्वास था कि ये राजकीय दरबार के आगमन के साथ अस्तित्व में आते थे और इसके कहीं और चले जाने के बाद तेजी से पतनोन्मुख हो जाते थे। उसने यह भी सुझाव दिया है कि उनकी सामाजिक और आर्थिक नींव व्यवहार नहीं थी और वह राजकीय आश्रय पर ही रहते थे, मतलब प्रश्रय पर आश्रित रहते थे। ठीक है, आगे लिखा है, भूस्वामित्व के प्रश्न की तरह ही बर्नियर एक अति सरलीकृत चित्रण प्रस्तुत कर रहा था। वास्तव में सभी प्रकार के नगर अस्तित्व में थे। उत्पादन केंद्र, व्यापारिक नगर, बंदरगाह नगर, धार्मिक केंद्र, तीर्थयात्र स्थान आदि। इसका अस्तित्व समृद्ध व्यापारिक समुदायों और व्यावसायिक वर्गों के अस्तित्व का सूचक था। आगे कहता है कि व्यापारी अक्सर मजबूत सामुदायिक अथवा बंधुत्व के संबंधों से जुड़े होते थे और अपनी जाति और व्यावसायिक संस्था के माध्यम से संगठित रहते थे। तो मतलब जो व्यापारी होते थे वो एक जो है सामुदायिक रूप से या फिर जाति के द्वारा संगठित होकर काम करते थे। पश्चिमी भारत में ऐसे समूहों को महाजन कहा गया है। ठीक है, और उनके मुखिया को सेठ कहते थे। अहमदाबाद जैसे शहरी केंद्रों में सभी महाजनों का सामूहिक प्रतिनिधित्व जो है व्यापारिक समुदाय के मुखिया द्वारा होता था, जिसे नगर सेठ कहा जाता था। तो महाजन, सेठ, इन सब का भी उल्लेख उसने किया है। आगे लिखा है, अन्य शहरी समूहों में व्यावसायिक वर्ग जैसे चिकित्सक, हकीम अथवा वैद्य, अध्यापक, पंडित या मुल्ला, अधिवक्ता, वकील, चित्रकार, वास्तुविद, संगीतकार, सुलेखक आदि सम्मिलित थे। ठीक है, जो है किसमें, अन्य शहरी व्यापारिक वर्ग में, जहां कई राजकीय प्रश्रय पर आश्रित थे, मतलब राजा के अधीन रहते थे, और कई अन्य संरक्षकों या भीड़ भाड़ वाले बाजार में आम लोगों की सेवा में जीवन यापन करते थे, जैसे हकीम हो गए, ठीक है, डॉक्टर हो गए। ठीक है, अब आते हैं महिलाएं, दासियां और सती तथा श्रमिक। सती प्रथा के बारे में, महिलाओं की स्थिति के बारे में क्या कहता है, तो लिखा है जिन व्यापारियों ने अपने लिखित जो है वृत्तांत छोड़े वह सामान्यतः पुरुष थे, जिन्हें उपमहाद्वीप में महिलाओं की स्थिति का विषय जो है रुचिकर और कभी कभार जिज्ञासापूर्ण लगता था। कभी कभी वह सामाजिक पक्षपात को सामान्य परिस्थिति मान लेते थे। उदाहरण के लिए बाजारों में दास किसी भी अन्य वस्तु की तरह खुलेआम बेचे जाते थे। ठीक है, और नियमित, मतलब दास जो है वस्तु की तरह बेचे जाते थे, मतलब दासों को बेचा जाता था, खरीदा जाता था, और नियमित रूप से भेंट स्वरूप दिए जाते थे। तो लोग जो है भेंट के रूप में दास भी देते थे। जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट स्वरूप घोड़े, ऊंट और दास खरीदे। जब वह मुल्तान पहुंचा तो उसने गवर्नर को जो है किशमिश के बादाम के साथ एक दास और घोड़ा भेंट के रूप में दिए। इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक नसीरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक के प्रवचन से इतना प्रसन्न था कि उसे 1,00,000 टके मुद्रा और 200 जो है दास दिए थे। 200 दास उसने गिफ्ट में दिया था। इन बतूता के विवरण से प्रतीत होता है कि दासों में काफी विभेद था। सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ दासियां संगीत और गायन में निपुण थीं और इन बतूता सुल्तान की बहन की शादी के अवसर पर उनके प्रदर्शन से खूब आनंदित हुआ। सुल्तान अपने अमीरों पर नजर रखने के लिए दासियों को भी नियुक्त करता था। तो अमीरों पर नजर रखने के लिए दासियां नियुक्त की जाती थी, जो उनके बारे में गुप्तचरी का काम करती थी। दासों को सामान्यतः घरेलू श्रम के रूप में इस्तेमाल किया जाता था और इन बतूता ने इनकी जो है सेवाओं को पालकी या डोले में पुरुषों और महिलाओं को ले जाने के विशेष रूप से अपरिहार्य पाया। दासों की कीमत विशेष रूप से उन दासियों की जिनकी आवश्यकता घरेलू श्रम के लिए थी बहुत कम होती थी और अधिकांश परिवार जो उन्हें रख पाने में समर्थ थे कम से कम 1 या 2 को रखते थे। ठीक है, आगे लिखा है, सभी समकालीन यूरोपीय यात्रियों और लेखकों के लिए महिलाओं से किया जाने वाला बर्ताव अक्सर पश्चिमी तथा पूर्वी समाजों से जो है के बीच भिन्नता का एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता था। इसीलिए यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि बर्नियर ने सती प्रथा को विस्तृत विवरण के लिए चुना। उसने लिखा है कि हालांकि कुछ महिलाएं प्रसन्नता से मृत्यु को गले लगा लेती थी, अन्य को मारने के लिए बाध्य किया जाता था, तो बर्नियर ने सती प्रथा का भी उल्लेख किया है। लेकिन महिलाओं का जीवन सती प्रथा के अलावा कई और
चीजों के चारों ओर घूमता था। उनका श्रम कृषि और कृषि के अलावा होने वाले उत्पादन उत्पादन दोनों में महत्वपूर्ण था। व्यापारिक परिवारों से आने वाली महिलाएं व्यापारिक गतिविधियों में हिस्सा लेती थीं, जहां तक कि कभी-कभी वाणिज्यिक विवादों को अदालत के सामने भी ले जाती थीं। अतः यह असंभाव्य लगता है कि महिलाओं को उनके घरों के खास स्थानों पर जो है परिसीमित मतलब रखा जाता था। ठीक है, ये भी व्यवस्था उस समय थी। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ दासियों के बारे में लिखा है दासियां। लिखा है इब्न बतूता हमें बताता है कि यह सम्राट की आदत है कि हर बड़े या छोटे अमीर के साथ अपने दासों में से एक को रखने की, जो उसके अमीरों की मुखबिरी का काम करती थी। तो दासियां जो है गुप्तचरी का काम करती थी। वह महिला सफाई कर्मचारियों को भी नियुक्त करता था, जो बिना बताए घर में दाखिल हो जाती थी और दासियों के पास जो भी जानकारी होती थी उन्हें वो देती थी। अधिकांश दासियों को हमलों और अभियानों के दौरान बलपूर्वक प्राप्त किया जाता था। ठीक है, सती बालिका क्या है? तो संभवतः बर्नियर ने वृत्तांत के सबसे मार्मिक विवरणों में से एक है सती प्रथा के बारे में। क्या कहता है वो? लिखा है लाहौर में मैंने एक बहुत ही सुंदर अल्पसंख्यक विधवा, जिसकी आयु मेरे विचार से 12 वर्ष से अधिक नहीं थी, कि बलि देते हुए देखी। यह भयानक नरक की ओर जाते हुए वह असहाय छोटी बच्ची जीवित से अधिक मृत प्रतीत हो रही थी। उसके मस्तिष्क की व्यथा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। वह कांपते हुए बुरी तरह से रो रही थी, लेकिन 3 या 4 ब्राह्मण, एक बूढ़ी औरत जिसने उसे अपनी आस्तीन के नीचे दबाया हुआ था, की सहायता से जो है अनिच्छुक पीड़ित को जबरन जो है घातक स्थल की ओर ले गए। उसे लकड़ियों पर बैठाया, उसके हाथ और पैर बांध दिए गए ताकि वह भाग न जाए, और इस स्थिति में उस मासूम प्राणी को जिंदा जला दिया गया। मैं अपनी भावनाओं को दबाने में और उसके कोलाहलपूर्ण और जो है व्यर्थ के क्रोध को बाहर आने से रोकने में असमर्थ था। मतलब उस छोटी सी 12 साल की बच्ची को सती प्रथा के तहत जब उसको जलाया गया और वो बिल्कुल कांपते हुए जा रही थी, तो उसको देख करके बड़ा ही दुखी हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग निष्कर्ष पे आते हैं। लिखा है आपने देखा होगा कि यात्री वृत्तांत इन शताब्दियों में पुरुषों और महिलाओं के जीवन की एक रोचक झलक प्रस्तुत करते हैं। इन वृत्तांतों से हम बहुत सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पर हमें इनमें सामाजिक जीवन के कई आयाम अनछुए रह जाते हैं, या फिर एक दृष्टिकोण विशेष से देखे जाते हैं, जिन्हें इन वृत्तांतों को पढ़ते हुए ध्यान में रखना आवश्यक होता है। मतलब बहुत सारे पहलू छूट गए हैं। साथ ही उपमहाद्वीप के पुरुषों संभवतः महिलाओं के अनुभव और प्रेक्षण अपेक्षाकृत ज्ञात हैं। उन्होंने समुद्रों और पर्वतों को पार किया और महाद्वीपों से परे क्षेत्रों में साहसिक यात्राएं की। उन्होंने यह देखा और सुना सुदूर क्षेत्रों के लोगों के साथ उनके संबंध किस प्रकार ढले, वे किन भाषाओं का प्रयोग करते थे। उम्मीद है कि इन पर और अन्य प्रश्नों पर आगे आने वाले इतिहासकार योजनाबद्ध तरीके से ध्यान केंद्रित करेंगे। ठीक है, अब हम लोग जो है यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट डेट भी देख लेते हैं। तो लिखा है मोहम्मद बिन अहमद अबू रेहान अल बरूनी उज्बेकिस्तान से भारत कब आया था? मतलब इसका कार्यकाल क्या था? तो 973 से लेकर के 1048। तो इसका पूरा नाम यही है। किसका? तो अल बरूनी का। तो आप इसको याद रखना है, पूरा नाम भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं। मार्को पोलो इटली का, जिसे यात्री राजकुमार कहते हैं, तो 1254 से लेकर 1323 तक। इब्न बतूता मोरक्को 1304 से लेकर 77 तक। और जो है जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूं मैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है ये आपका अफगासी निकितिक जो है निकितिन जो आया था भारत में बिताए वर्ष जो था कब? तो 1466 से लेकर 72 तक। दूसरे बारबोसा, और जिसे पुर्तगाली था, जिसकी मृत्यु 1521 में हुई थी, 1518 में भारत की यात्रा पे आया था। सईदी अली रेही तुर्की का था, ये इसकी मृत्यु 1562 में हुई थी। ठीक है, इसके अलावा मोसेरात, ये स्पेन का रहने वाला था, ये जो है 1536 से 1600 तक था। इसके अलावा महमूद वली जो है बल्खी, ये बल्ख का रहने वाला था, अफगानिस्तान का। इसने भारत बिताए वर्ष था जो है 1626 से 31 तक।
पीटर मूरी ये इंग्लैंड का रहने वाला था 1600 से 67 तक। और जो है ट्रेवेनियर जो फ्रांस से आया था, ये 1605 से लेकर के 1600 जो है 89 तक। और जो है बर्नियर जो है फ्रांस का जो है, ये आपका 1600 याद रखना 20 से 88 तक। तो ये कुछ जो है यात्रा यहाँ पे जो दी गई है डेट, इनको भी आप लोग याद रखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, तो उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है, ओके, थैंक यू।